नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वह है सन ग्रेजिंग धूमकेतु। ये क्या होते हैं और ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं, चलिए विस्तार पूर्वक देखते हैं। अभी ये चर्चा में क्यों बने हुए हैं, क्योंकि हाल ही में नॉर्थ अमेरिका में एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिला, जो कि 8 अप्रैल 2024 को देखा गया था। इस ग्रहण के दौरान एक छोटे से बिंदु जितना एक व्यवधान देखने को मिला, जिसका अवलोकन जब किया गया तो ये पता लगा कि ये जो है एक सन ग्रेजिंग धूमकेतु है, जिसका नाम क्या रखा गया, जिसका नाम सोहो 5008 नाम रखा गया। और इस धूमकेतु को कहा क्या गया है कि ये धूमकेतु हमें कब दिखाई दिया, जब सूर्य ग्रहण पड़ा उसके 24 घंटे के भीतर हमें इस सनग्रेजिंग धूमकेतु के बारे में पता चला। और ये धूमकेतु कितनी देर तक सक्रिय रहा, तो सिर्फ 4 मिनट 28 सेकंड के लिए सक्रिय रहा। बहुत कम टाइम के लिए सक्रिय रहा, लेकिन इसे देखा जा सका। अब देखते हैं कि ये जो सन ग्रेजिंग धूमकेतु है इसकी खोज हुई कैसे। तो 1979 में अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं में धूप में घूमने वाले जो धूमकेतुओं का पता लगाना शुरू किया गया था। और ये वेधशालाओं में किस उपकरण का यूज़ किया जाता था, तो क्रोनोग्राफ नामक एक उपकरण यूज़ किया जाता था। ये क्रोनोग्राफ करता क्या था, देखो हमारा जो सूर्य है, हमें पता है कि सूर्य की जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा तेज है कि वहाँ पर कोई भी चीज़ स्पष्ट रूप से देख पाना मुश्किल है। तो एक उपकरण बना जिसका नाम रखा गया क्रोनोग्राफ, और इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया कि जो सौर का वातावरण है, सूर्य के आसपास का जो वातावरण है, उसमें भी ये जो है देखने में सक्षम रहे। नासा का जो सोलर मैक्सिमम मिशन था, उस पर सीपी क्रोनोग्राफ ने 1987 और 1989 के बीच में, यानी कि इन 2 सालों के बीच में 10 धूमकेतुओं की जो है खोज करी थी। अब ये तो बात हो गई हमारी 1989 की। अभी हाल ही में जो धूमकेतु देखा गया है, सनग्रेजिंग धूमकेतु, 8 अप्रैल को, वो धूमकेतु की खोज किसने करी है, थाईलैंड के एक शौकिया खगोल शास्त्री थे, वोरोचैट फ्रूप्लॉट, इनके द्वारा जो है इसकी खोज की गई। और इन्होंने करा क्या, इन्होंने भी किस चीज़ का यूज़ करा, जो नासा की सौर और हेलियोस्टिक वेधशाला जो है, उसी में जो क्रोनोग्राफ हमने अभी आपको उपकरण बताया, उसके द्वारा ही कुछ छवियां कैप्चर की गई। उन छवियों के माध्यम से इन्हें ये पता लगा कि यहाँ पर एक धूमकेतु है। अब साथ ही साथ आप देखिए, जो ये धूमकेतु है इसे हम जो है सनग्रेजिंग धूमकेतु को स्पेशली, बाकी धूमकेतु हम देख पाते हैं, लेकिन जो सनग्रेजिंग धूमकेतु होते हैं उन्हें हम ज़मीनी अवलोकन से नहीं देख सकते। मतलब कि हम अपनी ज़मीन से उन्हें नहीं देख सकते, पृथ्वी से उन्हें देख पाना संभव नहीं है। ये केवल ग्रहण के दौरान दिखते हैं, जिस टाइम पे सूर्य ग्रहण पड़ता है ये उसी दौरान देखे जाते हैं। अब देखिए, अब से पहले जो देखा गया था वो जो है देखा गया 14 दिसंबर 2020 में, जब अर्जेंटीना और चिली में एक सूर्य ग्रहण पड़ा। उस सूर्य ग्रहण के दौरान भी एक सनग्रेजिंग धूमकेतु देखा गया था, जिसको क्या नाम दिया गया, C/2020 ZE, और जिसे कहा जाता है सोहो 3524। ये भी सूर्य के पास देखा गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगर हमारा जो सनग्रेजिंग धूमकेतु है, हमने ये तो पढ़ा कि सनग्रेजिंग धूमकेतु को देखा गया है, लेकिन ये सनग्रेजिंग धूमकेतु है क्या। तो सनग्रेजिंग धूमकेतु क्या है कि ये धूमकेतुओं का एक विशेष वर्ग होता है। बहुत सारे धूमकेतु होते हैं, ये कोई एक धूमकेतु नहीं होता। और ये सूर्य के बहुत करीब जब आ जाता है, यानी कि सूर्य का जो हम कहते हैं एक पॉइंट होता है, अपने पेरिहीलियन बिंदु पर सूर्य के जब बिल्कुल करीब आ जाता है, तब ये जो है सनग्रेजिंग की श्रेणी में आ जाते हैं। अब देखो, ये पेरिहीलियन पॉइंट्स क्या होते हैं, इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है क्या घूम रहा है, मून घूम रहा है। हम देखते हैं न्यू मून का एक देखते हैं, जब हमें मून पूरा दिखाई देता है, वो जब दिन होता है, जिस दिन हमें पूरा मून दिखाई देता है, न्यू मून होता है, उस दिन जब मून हमारी मून किस बिंदु पे होता है पृथ्वी के, तो मून अपने पेरिहीलियन बिंदु पर होता है, यानी कि पृथ्वी के बहुत निकट होता है, और वो हमें फुल मून उस टाइम पे दिखाई देता है। ऐसे ही ये जो धूमकेतु होते हैं जब अपने पेरिहीलियन बिंदु पे होते हैं, तब इन्हें कहा जाता है सनग्रेजिंग धूमकेतु। अब ये भी 2 तरीके के होते हैं। देखो, जब धूमकेतु जो है पेरिहीलियन बिंदु पर सूर्य के तकरीबन
8,50,000 मील भीतर आ जाते हैं। और क्या होता है, इतने पास आने के बाद ये सूर्य से टकराते नहीं हैं और सूर्य का चक्कर लगाकर या तो निकल जाते हैं या सूर्य का चक्कर लगाते समय ही ये वहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। जनरली ये नष्ट हो जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं सूर्य का चक्कर लगाकर। तो ये होते हैं हमारे सन ग्रेजिंग। अगर ये सूर्य से टकरा जाएं किसी भी रीज़न से, ये जो धूमकेतु हैं ये सूर्य से टकरा जाते हैं, तो इन्हें कहा जाता है सन स्ट्राइकर। अब ये चीज़ देखिए, 2 धूमकेतु हो गए, अगर ये टकरा जाएंगे तो क्या कहा जाएगा इन्हें, सन स्ट्राइकर। पर अगर ये बिना टकराए उसका सूर्य का चक्कर चारों तरफ से लगाकर निकल जाएंगे या सूर्य का चक्कर लगाते हुए ही नष्ट हो जाएंगे, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, सन ग्रेजिंग धूमकेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि सन ग्रेजिंग धूमकेतु जब सूर्य के निकट आते हैं तो होता क्या है, उसके परिणाम क्या निकलते हैं। देखिए, जो सौर विकिरण होता है सूर्य का वो बहुत ही ज़्यादा होता है और जो हमारे धूमकेतु होते हैं उस पे पानी और अन्य कई वाष्पशील पदार्थ होते हैं। जब ये सूर्य के उस विकिरण में आते हैं, बहुत तेज विकिरण में आते हैं, तो क्या होता है, वो पदार्थ जो है उबलने लगते हैं और उनका वाष्पीकरण होने लगता है। अब जब सूर्य के पास आएंगे तो होगा क्या, मान लीजिए ये एक धूमकेतु है, ये सूर्य के करीब आया, वाष्पीकरण होने लगा और इस तरफ आएगा, तो पीछे की तरफ जो वाष्प निकलेंगे वो कैसे दिखाई देंगे, वो हमें ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि एक पूंछ है, यानी कि पूंछ जैसे वो हमारे को दिखाई देंगे। आगे देखिए, जैसे जैसे सूर्य के करीब आते हैं धूमकेतु में जो है अत्यधिक तीव्र ज्वरीय बल और साथ ही साथ गुरुत्वाकर्षण तनाव का जो है अनुभव करते हैं और साथ ही साथ जो अधिकांश गर्म और सौर वातावरण में वाष्पीकृत हो जाते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो उसके वातावरण में आते हैं, प्रतिकूल वातावरण होता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर वाष्पीकृत हो जाते हैं, सूर्य का चारों ओर अपनी यात्रा करते हुए ही वे नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य से टकराए बिना भी क्या होता है, वे सूर्य क्या ऊष्मा इतना ज़्यादा है, सूर्य की विकिरण इतना ज़्यादा है कि वो उसे नष्ट करने में जो है सक्षम होता है। अधिकांश जो धूमकेतु होते हैं एक समान कक्षा का अनुसरण करते हैं जिसे क्राउच पाथ कहा जाता है। और ये पाथ जो होता है जिस पर ये पूरे धूमकेतु घूमते हैं, इसको पूरा करने में, इस पाथ को एक बार घूमने में इन्हें कितना समय लगता है, 800 वर्ष यहाँ पर लगते हैं इसे पूरा करने में, एक बार पूरा पाथ घूमने में। अब इस क्राउच पाथ पर जो भी धूमकेतु घूम रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है, क्राउच समूह। और यहाँ पर जो धूमकेतु हैं उन्हें कहा जाता है क्राउच धूमकेतु। ये जो धूमकेतु हैं ऐसा माना जाता है कि ये बड़े बड़े धूमकेतुओं के छोटे छोटे टुकड़े हैं। और वो धूमकेतु कब टूटे, बहुत हज़ारों लाखों साल पहले वो टुकड़े टूटे थे। और वो धूमकेतु, बड़े बड़े धूमकेतु जो टूट के छोटे बने हैं, उन्हें इस टाइम पे कहा जा रहा है क्राउच धूमकेतु। अब देखो, ये जो क्राउच पाथ है ये जो है सुदूर छोर है। जैसे हमारी पृथ्वी की कक्षा की तुलना में अगर देखा जाए तो सूर्य से ये 160 गुना अधिक दूर है। यानी कि अगर देखें, मान लीजिए ये सन है और यहाँ पर अगर पृथ्वी है, इससे तकरीबन 160 गुना दूर। सोच सकते हैं कि इसका जो दूरी है उसका 160 गुना दूर जो है माना जा रहा है कि क्राउच पाथ है, वहाँ पर धूमकेतु घूम रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, देख लेते हैं कि हमारे धूमकेतु क्या होते हैं। जैसे कि हमारा पूरा सौरमंडल है, सौरमंडल में क्या है, 8 ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह हैं, मेट्रॉइड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे पूरे सौर मंडल में आती हैं। तो उसी में हमारे आते हैं धूमकेतु, जो कि हमारे सौर मंडल के निर्माण के दौरान जो है जमे हुए अवशेष हैं। यानी कि जब हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ था तो ये जो जमे हुए अवशेष रह गए थे वो हमारे हैं धूमकेतु। इसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें धूल, चट्टान और बर्फ़, ये सारी चीज़ें इनमें जमी हुई अवस्था में होती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये सूर्य के निकट जाते हैं तो होता क्या है कि इसमें जो वाष्पीकृत पदार्थ हैं, यानी कि जो बर्फ़ है वो क्या होती है, वो वाष्पीकृत होने लगती है और पीछे की तरफ जब सूर्य की हवा, सूर्य से जो पवनें आती हैं उसे पीछे की तरफ धकेलती हैं तो क्या होता है, वहाँ पे पीछे की तरफ एक पूंछ हमें दिखाई देती है। अब इन्हें सूर्य की परिक्रमा में अत्यधिक अंडाकार कक्षाओं में करते हैं और मैंने आपको बताया है कि इन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं, बहुत लंबा टाइम लगता है इन्हें सूर्य की परिक्रमा करने में।
उनकी चौड़ाई कुछ मील से लेकर दसियों मील तक हो सकती है, यानी कि जो धूमकेतु हैं छोटे से लेकर काफ़ी बड़े तक हो सकते हैं। जैसे जैसे वो सूर्य के करीब परिक्रमा करते हैं, गैस और धूल चमकदार सिरे में बदल देते हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि होता क्या है, जैसे जैसे सूर्य के पास जाने लगते हैं तो होता क्या है, वाष्पीकरण होने लगता है और इनके पीछे जो है एक चमकदार सिरा दिखाई देने लगता है। अगर बात करें हम नासा की, तो नासा ने ऐसा कहा है 2023 तक इन्होंने कितने धूमकेतुओं को खोजा है। इन्होंने कहा है कि वर्तमान में अभी जो धूमकेतुओं की संख्या है वो 3743 है। अभी तक नासा ने इतने सारे धूमकेतु खोज लिए हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो सनग्रेजिंग धूमकेतु हैं वो कुइपर बेल्ट में, जो कि नेपच्यून से परे और प्लूटो से कहीं और दूर बादलों में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और ये आते हैं सूर्य के करीब, तब इन्हें सनग्रेजिंग धूमकेतु कहा जाता है। अब देखो कुछ और धूमकेतु हैं, जैसे कि हैली धूमकेतु, जिसे तकरीबन 76 साल में देखा जाता है, धरती से 76 साल में देखा जाता है और ये हर 76 साल बाद आपको दिखाई देते हैं। लास्ट जो ये धरती पे इससे देखा गया था, ये कब देखा गया था, 1986 में हैली धूमकेतु देखा गया था। और अब आने वाले कितने साल बाद देखा जाएगा, तो ये देखा जाएगा 2062 में इसे फिर से देखा जाएगा। तो ये हमने देखा पूरा आज का टॉपिक। तो चलिए इस पूरे टॉपिक से संभावित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, कुइपर बेल्ट जो है सौर मंडल में कहाँ स्थित है? नेपच्यून के बाद, नेपच्यून और अरुण के बीच में, शनि और अरुण के बीच में, बृहस्पति और मंगल के बीच में। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये बेल्ट कहाँ पर स्थित है। इसके बारे में मैंने बिल्कुल आपको लास्ट में बताया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी, सुना होगा, तो आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मैंने यहाँ पे जो भी आपको बताया है, जो भी वीडियो में आपको बताया है, वो आपको अच्छा लगा होगा। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको कुछ नॉलेज गेन हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।